सर इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ और फिर उसी का सवाल आप उसकी वजाहत भी करिएगा। बीइंग अ इस्लामिक स्कॉलर या बीइंग अ इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर, आप ये बताइए कि खुदा का वाज़ेह हुक्म है कि आपने नेकियों का हुक्म देना है और बुराइयों से रोकना है, बिल्कुल। ठीक? तो अब क्योंकि सोसाइटी की बात हम कर चुके हैं, सोसाइटल एस्पेक्ट हम देख चुके हैं, उस पे बात कर चुके हैं। एज़ अ रिसर्च स्कॉलर ऑफ इस्लाम, आप क्या समझते हैं कि इस्लाम का नुक्ता नज़र इस पर क्या है? देखें नियाज़ भाई, इस्लाम का नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़ेह है। ठीक, ठीक है। जब पर्टिकुलरली हम शराब की बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त मुद्दा शराब बना हुआ है, ठीक, तो कुरान पाक ने कैटेगोरिकली शराब को हराम करार दिया। ठीक, ठीक है ना। सूरा मायदा के अंदर मल्टीपल प्लेसेस पे आयत है। सूरा मायदा के अंदर आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसरू वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन मिन अमली शैतान, कि शैतान के अमल है, रिजस हैं यानी कि इम्प्योर चीज़ें हैं, और शैतान के अमल हैं कौन? खमर। ठीक है। ठीक, नाम आया, आप मतलब यहाँ पे पर्टिकुलरली शराब को कहा गया। और फज तनिबहू यानी कि इससे इज्तनाब करो, ला अल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा सको। ठीक, अब ये जो फलाह है ना, कि तुम फलाह पा सको, इसका मतलब कामयाबी इन द सेंस तुम कामयाब हो सको फिजिकली अपने आप को सेफ गार्ड करने में, तुम कामयाब हो सको मेंटली अपने आप को सेफ गार्ड करने में, तुम कामयाब हो सको स्पिरिचुअली अपने आप को सेफ गार्ड करने में, और तुम कामयाब हो सको सोशली अपने आप को सेफ गार्ड करने में। ठीक, इतनी बड़ी डायमेंशन है इसकी। तो कुरान शराब के मामले में बिल्कुल कैटेगोरिकली इसको मतलब हराम करार देता है। अब अक्सर मैंने लास्ट टाइम भी एक सेशन हुआ था, उसमें भी मैंने कहा था कि जब नशे की बात आती है ना, तो जनरली हम हराम की कैटेगरी में सिर्फ शराब को डालते हैं। ठीक, ठीक है। और बाकी जितने भी छोटे मोटे नशे हैं उनको मतलब उलमा में डिस्प्यूट है। बाज ने सिगरेट वगैरह या तंबाकू नोशी वगैरह को मकरूह तंजीही की कैटेगरी में डाला है, ठीक, और बाज ने जो है मकरूह तहरीमी के कैटेगरी में डाला है, और बाज ने हराम भी करार दिया। देयर इज डिफरेंस ऑफ हुँ, ओपिनियन हुँ, ऑन हुँ, दिस। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्योंकि सिर्फ खमर था, शराब एज अ इंटॉक्सिकेंट यूज़ किया जाता था और कॉमन ठीक, था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर आहिस्ता पहले तो मना फरमाया कि भाई इसको मत पियो, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता तलकीन की, क्योंकि एक एक सोसाइटी जिसमें दस्तरखान पे रख के शराब पी जाती है, उस सोसाइटी में से एकदम से शराब खत्म नहीं की जा सकती। वहाँ स्टेप बाय स्टेप हिकमत के साथ ग्रेजुअली सही, उसको सही, काउंटर किया जाएगा। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत के साथ उसको काउंटर किया। फिर बिजनेस को मना फरमाया कि जो बिजनेस में इन्वॉल्व है शराब के, उसको छोड़ दो। फिर आस्ता आस्ता फिर फाइनली एक हुक्म आ गया कि अब तो कैटेगोरिकली तुमने शराब के साथ कोई ठीक, ताल्लुक नहीं रखना है। ठीक, इसके बाद हदीस है, और ये हदीस मैं आपको बताता हूँ कि इसके अल्फाज क्या हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये सुनन इब्न माजा की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर इसके रावी हैं। जी, हदीस नंबर 3390। ठीक, इसमें अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु खमरिन हरामुन। ठीक, दो लफ्ज़ आए, एक मुस्किर के, एक खमर के। ठीक, अब मुस्किर जो लफ्ज़ है ना, मुस्किर जो वर्ड है, ये इसकी लुगत के अंदर इसकी तारीफ है नशा आवर चीज़, यानी कि इंटॉक्सिकेंट्स। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक इंटॉक्सिकेंट खमर है। इस बात को समझने की जरूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक इंटॉक्सिकेंट ख़म्र, शराब से तमसील दे दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मिला दिया, और ठीक, फिर कहा कि शराब हराम है। ठीक है। इसी तरह फिर दूसरी हदीस है, उसके अंदर कुल्लू मुस्किरिन खमरुन व कुल्लू मुस्किरिन हरामुन, कहा ठीक, कि हर एक मुस्किर जो है वो खमर है, और हर एक मुस्किर जो है वो हराम है। इसके बाद एक और अल्फाज आता है, हरम अल्लाह खमरा व कुल्लू मुस्किरिन हराम, अल्लाह ने खमर को हराम कर दिया और हर तरह की नशावर चीज़ हराम। हराम, इसी तरह फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, ये सुनन निसाई की हदीस है, जी, फरमाया कि ये खमर जो है, शराब को अल्लाह के रसूल ने जो है वो मना फरमा दिया, हराम करार दे दिया है, भले से वो कम मिकदार में हो हुँ, या ज़्यादा मिकदार में हो। इससे एक और चीज़ समझ में आई, तो वो लोग जो कहते हैं कि वो छोटे लेवल के जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं, जिसको वो जस्टिफाई करते हैं कि नहीं ये तो इतने असरात नहीं करते मुरतब हमारे ऊपर जितना बड़े शराब करते करती हैं, है या ड्रग्स करते हैं, ठीक, छोटे लेवल के सिगरेट स्मोकिंग एंड ये, उसको भी स्लो पॉइजन कहा जाता है। और कुरान के अंदर आयत भी है कि ये लोगों अपने हाथों से अपनी हलाकत ना करो। जी, यानी कि एक बंदा जानते बूझते हुए, उसको पता है, उसकी डिब्बी पे भी लिखा हुआ है कैंसर हो सकता है, उसके पास लाखों केसेस अवेलेबल है, ठीक है ना, लाखों लोग जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड उसमें मर रहे हैं, सब कुछ जानते बूझते हुए
वो उसको कंज्यूम कर रहा है, यानी कि वो अपने हाथों से अपनी हलाकत का इंतजाम कर रहा है। सही। ठीक है, सही। और ये चीज़ इस्लाम में हराम है, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। ठीक। ठीक है, तो इसी तरह फिर ये तो हो गया। फिर हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म की जो मुख्तलिफ सब्जियों से, कद्दू से, है ना, और फ्रूट से अलग अलग किस्म की शराब बनती थी, तमाम किस्म की शराब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हराम करार दे दिया। ठीक। फिर हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एवरी इंटॉक्सिकेंट, मतलब हर एक मुस्किल नशे आवर चीज़ जो है वो हराम है। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी ट्रेड के बारे में, क्योंकि आपने इस्लामिक कॉन्सेप्ट पूछा है ना, तो एक तो मैंने बता दिया कि ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, ठीक। पर्टिकुलरली शराब, और फिर बड़े लेवल के ड्रग्स, और तीसरी एक और चीज़ छोटे लेवल के इंटॉक्सिकेंट्स हैं, क्योंकि वो मुस्किल की कैटेगरी में आते हैं, लिहाजा वो भी जो है वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते। और फिर इसकी ट्रेड के बारे में, ये इंपॉर्टेंट मसला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में आता है कि जिसने शराब की नीयत से फल उगाए कि इससे शराब बने, और जिसने उन फलों को जो है वो कल्टीवेट किया, ठीक। जिसने उनको उठा के जो है वो ट्रांसपोर्ट किया, जिसने फिर शराब बनाई, फिर जिसने उसको खरीद की, उसका बिजनेस किया, और फिर जिसने जो लेके गया और जिसने उसको कंज्यूम किया, इन सब के ऊपर अल्लाह ताला की लानत। यानी कि इसका ट्रेड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। ठीक। और कोई भी चीज जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, आप उसका ट्रेड कैसे कर सकते हैं? ठीक। इसमें मैं आपको एक और इंसिडेंट बता देता हूँ कि मेरे एक नॉन शॉपकीपर थे, तो मैं हर किसी को तो फ्री एडवाइस दे नहीं सकते हम लोग, क्योंकि मानता भी कोई नहीं है। तो मैंने, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, तो 5 वक्ता नमाजी, ठीक है, शॉपकीपर थे, करियाना स्टोर, और उनके यहाँ वो पूरे लटके हुए हैं तंबाकू, गुटखे और सिगरेट वगैरह सब कुछ। तो मैंने एक दिन ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा भाईजान आप खुद इनमें से कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने मुझसे कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता। मैंने कहा क्यों नहीं करते? बोला नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है, इसके असरात गलत हैं, है ना। तो मैंने कहा बेचते क्यों फिर? सिंपल सी बात पूछी उनसे। मैंने कहा, फिर मैंने उनको इस्लाम भी की तालीमात भी बताई। मैंने कहा जो चीज़ हम अपने लिए, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो चीज़ हम अपने लिए गलत समझते हैं, मुदर समझते हैं, वो हम अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी या दूसरी कम्युनिटी के लिए भी हमें वो नहीं करनी, हम उसका ट्रेड ना करें। ठीक। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली कर रहे हैं। आप देखेंगे बहुत से उलमा नुमा या मोमिन की जो शनाख्त वाले दाढ़ी टोपी सब कुछ रखे हुए दुकानें हैं, लेकिन वहाँ पे वो तंबाकू भी बेच रहे हैं, सिगरेट भी बेच रहे हैं, लेकिन कभी वो फील ही नहीं हुआ कि नहीं यार, जो चीज़ मैं नहीं कंज्यूम कर रहा, मैं वो सोसाइटी को क्यों करवा रहा हूँ। सही। तो ये एक इसमें फैक्टर है कि मतलब इस्लाम इसको मना करता है, इसकी ट्रेड को मना करता है। ठीक। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो मॉडर्न ड्रग्स हैं सारे, ये जो मॉडर्न ड्रग्स है, अच्छा कुछ चीज़ें तो ड्रग्स हैं, कुछ चीज़ें ड्रग्स हैं ही नहीं। जैसे अभी जमूर्द भाई बता रहे थे ना कि इन्होंने वो बच्चे को देखा, वो रुमाल के अंदर लेके कुछ फ्लूइड उसको कंज्यूम कर रहा था, ठीक। कोई जो है पॉलिश को कंज्यूम कर रहा है। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है, पॉलिश फैक्ट्री ने तो पॉलिश इसलिए बनाई ही नहीं थी, बिल्कुल। वो तो इसलिए बनाई गई कि आप अपने शू पॉलिश करो। सही। फ्लूइड जो है वो इसलिए बनाया गया है कि उसको कहीं पेपर वर्क पे यूज करो। आप समझ रहे हैं? सोल्यूशन इसलिए बनाया गया है कि भाई वो पंचर की दुकान पे यूज हो या कहीं और काम हो। अनफॉर्चुनेटली इन चीजों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है एज एन इंटॉक्सिकेंट। सवाल ये पैदा होता है कि चलो हम इंटॉक्सिकेंट्स पे तो रोक लगा लेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, चलो कुछ भी होगा, क्या इन चीजों को भी रोक लगा लेंगे? ये तो सोसाइटी में अवेलेबल है, ये तो हमारी डेली नीड्स की चीजें हैं। तो फिर जब वो अवेलेबल नहीं होगा तो हमारे बच्चे ये चीजें कंज्यूम करेंगे। तो करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे को बचपन से एक ऐसी तरबियत और एक ऐसी उसका माइंडसेट और ऐसी उसकी अपब्रिंगिंग की जाए ताकि वो किसी भी माहौल में, किसी भी हालात में कभी उसके सामने वो चीज़ है वो उसको कंज्यूम ना करे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस्लाम इसकी तालीम देता है कि आप इस चीज़ की तरबियत तो बदलता तौर पे और इससे दूरी इख्तियार करो। सही। सही। अब बिल आखिर आप तीनों से ये सवाल है कि आपके मुताबिक, क्योंकि तीनों मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं आप लोग, तीनों के मुख्तलिफ तजुर्बात हैं, मुख्तलिफ केसेस को भी देखा है, ऑब्जर्वेशंस हैं, उन सब के बाद आप क्या समझते हैं कि आपके मुताबिक इसका हल क्या है? क्या ये चीज़ किसी तरीके से इस पर रोक थाम लगाई जा सकती है? या देखिए, हमने ये भी देख लिया कि लोग सरापा या एहतजाज भी हैं, जी, हमने ये भी देख लिया कि इस्लाम भी इसको बिल्कुल मना करता है, हमने ये भी देख लिया सोसाइटल डिसइंटीग्रेशन भी इससे होती है, हमने हर तरीके के एस्पेक्ट्स को छान लिया। पता यही चला कि शराब हो, कोई और नशा हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, या उसके अलावा जितने भी नशे हैं आम हैं, या जो नशे नहीं हैं जिनको नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी ख़राब है और सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं।
अब ये बताइए कि ये सब चीज़ें तो हमें पता चल गई, लोगों को ये भी समझ आ गई कि ये सब चीज़ें खराब है, इसका हल क्या है? क्या ये रोक लग सकती है? अगर लग सकती है तो कैसे? देखिए अगेन, इन चीज़ों को रोकने के लिए आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डॉक्टर साहब ने भी बताया, बिलाल भाई भी इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फैमिली का क्या रोल रहेगा, सोसाइटी का क्या रोल रहेगा, जो आपकी कंपनी है वो कैसे चूज़ करती हैं। अगर आप ऐसी कंपनी में पड़ जाएंगे जो नशा करते हैं, तो दे हाई चांसेस कि आप भी उसमें मुलविस हो जाएंगे। नहीं होंगे तब भी किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट करेगा। कोई सिगरेट पी रहा है तो आप ऐसे स्मोकर बन जाएंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा कुछ और लोग ऐसे हैं या कुछ और सोसाइटी के हिस्से ऐसे हैं जिनको रोल प्ले करना पड़ेगा। रिलीजियस स्कॉलर्स की बात कर चुके हैं, उन्होंने अपना रोल प्ले करना है। मसाजिद को सिर्फ जिस नज़रिए से हम देखते हैं वही नहीं है, कम्युनिटी सेंटर्स होने चाहिए। कुछ मसाजिद ऐसी हैं साउथ इंडिया में जहाँ मस्जिदों के साथ साथ डी एडिक्शन सेंटर्स भी हैं। डी एडिक्शन पोर्नोग्राफी सेंटर्स भी हमारे यहाँ पे तो पोर्नोग्राफी को भी एक टैबू समझा जाता है। वो अलग बात है कि हमारी एक बड़ी तादाद यूथ की इसमें इन्वॉल्व, फिर कभी बात करेंगे, एक अलग डिबेट है, ठीक। उसके अलावा कोई भी ऐसी बुराई नहीं है जिसको स्टेट चाहे तो नहीं रोक सकती, कोई भी ऐसी बुराई नहीं है। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि स्टेट को किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, वो उसे रोकना चाहे और उसके बावजूद उस चीज़ का कारोबार हो सके, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि एक वो चीज़ें हैं जिस पर ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, एनडीपीएस है या J&K एक्साइज एक्ट है, वो सारी चीज़ें हैं जो वो भी रोकती हैं, लॉज रोकते हैं। मगर सिर्फ लॉज बना देने से काम नहीं होता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को अपना रोल प्ले करना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो कॉलेजेस और स्कूल्स में सेमिनार्स कंडक्ट कर रही हैं और यहाँ पे ट्रेड हो रही है इलीगल चीज़ों की, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि सेमिनार्स भी होगा और आपको अपनी जो ड्यूटी है वो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैंड इन हैंड चलें। हैंड इन हैंड पैरेलल चलेगी। तीसरी चीज़ ये कि चलिए ये वो चीज़ें जो कम्प्लीटली इलीगल हैं उस पर तो काम होगा ही होगा। वो चीज़ें जो उन माशरों में जिसको गलत नहीं समझा जाता है, उन रिलीजियस सर्कल्स में या जो लोग वहाँ पे रहते हैं, मेजोरिटी वहाँ पे रहती है, वहाँ की तो समझ में आती है। एक सोसाइटी विद मोर देन 80% ऑफ पॉपुलेशन डिमांड कर रही है, यहाँ जिस इलाके में बन रही है विद 99% ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी, वो ये कह रही है कि यहाँ पे शराब की दुकानें ना बनाएं। आप क्यों इम्पोज करना चाहते हैं? अगर एक सोसाइटी या एक मोहल्ला ही सही वो इस बुराई से, इस लानत से बचना चाहता है, आप क्यों चाहते हैं कि वहाँ पे दुकान खोल कर के 6-6 साल के बच्चों को जो है वो एक्सपोज करवाया जाए? अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ इलाकों के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी बियर्स रखी जाएंगी या बाकी जो इस तरह की चीज़ें हैं वो नुमाया की जाएगी, अवेलेबल होंगी सेलिंग के लिए। तो जब आप इन चीज़ों को एक्सपोज करेंगे तो बच्चे इन्वॉल्व होंगे ऑटोमेटिकली। जब चीज़ें आसानी से मुहैया करवाई जाएंगी तो इन्वॉल्व होंगी। तो जो स्टेट है उसको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, रिलीजियस सर्कल्स को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो बच्चा जिस माहौल में परवरिश पाता है उसमें माँ और बाप का सबसे अहम रोल है। अगर बच्चा क्रिमिनल बन रहा है तो भी माँ बाप को कसूर माँ बाप की तरफ जाएगा। अगर बच्चा जो है वो बहुत अच्छा इंसान बन रहा है तब भी क्रेडिट माँ बाप को जाएगा। ये माँ बाप है, उनको तय करना है कि उनका अपना बेटा शराबी क्रिमिनल बनाना है या फिर उसे सही रास्ते पे लगाना है। तो ये जब सारी चीज़ें हैंड टू हैंड चलेंगी तो मुझे लगता है कि चीज़ें कुछ हद तक तब्दीली आएगी। कितने साल लगेंगे मुझे इस बारे में? सर आपकी बात से समझ ये आ रही है कि एक तरफ हम नशा मुक्त भारत की बातें करते रहें, एक तरफ हम नशा मुक्त प्रोग्राम चलाते रहें और दूसरी तरफ शराब की दुकानें खुलती रहें और तंबाकू बिकता रहे, तो वो चीज़ें कभी भी काम नहीं आएंगी। सर जुनैद भाई, आप ये मुझे बताइएगा कि ये तो हमने देख लिया कि पेरेंटिंग का कितना बड़ा रोल है। मेडिकली हम इस चीज़ को कहाँ तक लेके जा सकते हैं? डी एडिक्शन सेंटर पर हम शुरू से बात कर रहे हैं। अब ये बताइएगा कि आपके नज़दीक डी एडिक्शन सेंटर्स का क्या रोल है? उसमें किस तरीके की चीज़ें अभी मौजूद हैं? पीर पंजाल में आपके मुताबिक, क्योंकि आप मुख्तलिफ जगहों पर गए भी होंगे, आपके मुताबिक अगर कोई डी एडिक्शन सेंटर है तो क्या वो बिल्कुल मिनोन अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो इसमें किस किस चीज़ों की और ज़रूरत है? ये उसको मतलब फेजेस में डिवाइड करेंगे। ठीक। पहला फेज है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें मुझे अहमद फराज का एक शेर याद आ रहा है कि शिकवई जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है तुम अपने हिस्से की शम्मा जलाए जा रहे हो। तो एवरी पर्सन हैज़ टू बी अकाउंटेबल एट अ सर्टेन लेवल, क्योंकि जो फ़र्द कायम रब्त मिलत से तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बीरून दरिया कुछ नहीं। मीन्स when these individuals they assemble तो कम्युनिटी उसका बन जाता है, वही कम्युनिटी या सोसाइटी बन जाती है। सो इन ए सोसाइटी, इन ए hamlet, every individual has to be accountable and has to play his or her role optimally.
तो इसमें मतलब एक डॉक्टर का भी रोल बनता है, एक टीचर का भी बनता है, एक लॉयर का भी, जो रिलीजियस स्कॉलर्स है उनका भी, उनका भी। मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन, मतलब इन वेरिंग इन डिग्री, बट दे हैव अ रोल एंड दे हैव टू शोल्डर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि क्योंकि वी आर लीविंग ए लेगेसी फॉर द नेक्स्ट प्रोजेनी टू कम, तो उनका कर्ज है हम पे। तो अगर मतलब हर कोई मतलब डॉक्टर की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सफाइस करे, बाकी रिलीजियस स्कॉलर्स की जितनी है, बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस की है, तो ये एक तरीका है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स है। तो फैमिली का भी रोल है कि मतलब दे हैव टू एट टाइम्स मतलब दीज विजिट द क्लाउड इज ऑफ and start casting aspersions on their own kids, which मतलब ये हो सकता है कि out of affection, out of their affability towards their kid, they may at times deny it vehemently, but कभी कभी they have to keep a vigil and have to accept it. If at times it is there, they have to accept it, yes है, तो उसके बाद remedy क्या है। तो ये हुआ फैमिली का भी, उनको भी नज़र रखनी है, और अगर उनको लगे कि ये लत लग चुकी है तो दे हैव टू गो टू द प्रॉपर रिसोर्सेज जहाँ पे इसका रिड्रेसल हो सकता है। फिर एक कम्युनिटी, एक हैमलेट का भी, क्योंकि अगर एक उसमें ख़राब हो जाता है बंदा, देयर इज़ ऑलवेज अ प्रोपेंसिटी कि इट स्प्रेड्स लाइक बॉनफायर, एक चेन रिएक्शन सा बन जाता है। अगर एक के घर में है, कल को ये दूसरा मतलब इट विल ट्रांसमिट समबडी एल्स, एंड with the passage of the time maybe it engulfs the whole hamlet in this menace। तो फिर कम्युनिटी, उसके बाद क्या आता है, मतलब गवर्नमेंट भी फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब इनिशिएटिव्स लेती है। देयर आर एज सर वाज टेलिंग कि स्ट्रिंजेंट लॉज है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, मगर अगर इफ़ देयर इज सम लैक्सिटी एट एनी लेवल तो वो एड्रेस किया जा सकता है। बट मतलब देयर आर सर्टेन रीजंस कि कभी कभी पता भी नहीं होता है, वो जब भी आप आइडेंटिफाई करोगे केस को तभी आप उसको ट्रीट करोगे, या उसके बाद जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है वही मतलब वो फॉलो करोगे। तो उसमें मेडिकल का ये है कि वंस ए पर्सन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एडिक्टेड, इसको ये मतलब एडिक्शन है, तो उस फिर वो डॉक्टर्स वो डिसाइड करेंगे कि इसको रिहैबिलिटेशन में जाना है, उसको कौन सा ट्रीटमेंट देना है, दे हैज़ टू बी अंडर मेडिकल सुपरविजन इन द रिहैबिलिटेशन सेंटर। और पुलिस का भी एक रोल रहता है कि दे हैव टू मतलब जैसे वो दे हैव टू शो सम ऑस्टेरिटी, तो और पुलिसिंग ऐसी होनी चाहिए, एक तो मतलब सिटीजन फ्रेंडली पुलिसिंग, but at the same time when they find there is something some nefariety is brewing somewhere, at that instance they have to show austerity, they have to endorse it। और community friendly policing means कि they have to keep their sources, मतलब who will a sort of espionage, कि वो उनको बता दे कि यहाँ पे ये है कि somebody is trading illicit drugs, तो वो कर्टेल करना है, या कोई शॉप है मतलब बाहर से कोल्ड ड्रिंक्स लगे हैं तो अंदर से कुछ और ही बेच रहा है वो। सो इसमें भी एक इफेक्टिव पुलिसिंग जो मेडिकल फैकल्टी का या मेडिकल फ्रैटर्निटी का उनका भी रोल बनता है, सोसाइटी के हर इंडिविजुअल का रोल बनता है, फैमिली का रोल बनता है, कम्युनिटी का रोल बनता है। व्हेन ऑल दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड, दिस menace and this thing which seems gargantuan, which seems colossus at this juncture, can be whisked off। मतलब setup maybe it takes some time but it can surely be whisked off। तो मतलब all these things have to fall in place, have to come in tandem and work towards it। मतलब कि ये सब चीज़ें जब तक हम एक साथ नहीं चलाएंगे तो किसी एक चीज़ से काम नहीं होने वाला। बिलाल भाई, आखिरी सवाल आपसे। जी। वो सवाल ये है कि मसाजिद और मदारिस को मरकज़ समझा जाता है कि जहाँ पर इस्लाम की तालीम भी दी जाती है, इबादत भी की जाती हैं। अब ये बताइएगा, इन मदारिस का, इन मसाजिद का क्या सिर्फ रोल ये है कि यहाँ पर 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ी जाएं, या फिर यहाँ से इन मौज़ूआत पर भी बात की जानी चाहिए, और जिसके ज़रिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक रिलीजियस कोई बड़ी फिगर जब एक कॉल देती है प्रोटेस्ट की, तो पूरे का पूरा मोहल्ला, पूरे का पूरा गांव उठकर उसकी कॉल पर सामने आ जाता है। तो इतनी इन्फ्लुएंस के बाद क्या उनका या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो मसाजिद में 5 मिनट इस पर भी बात कर लीजिए? देखिए इसमें मैं जी ऐड कर दूंगा जी कि मसाजिद और मदारिस का रोल, और फिर जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, अलग अलग मज़ाहिब, दरगाहें हैं, और सब मंदिर हुई, मस्जिद, उनका भी रोल बनता है कि वो भी हफ्ते में एक दिन कम से कम इस इशू पे बात करें। बिल्कुल जी।
देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बाकी सारे एस्पेक्ट्स पे तो डॉक्टर साहब ने और साहिर भाई ने बात कर ली है। तो रिलीजियस लेवल पे हम कैसे इसको काउंटर कर सकते हैं इस चीज़ को। देखिए जब मैंने एक चीज़ बता दी, क्योंकि हमारा ये जो पुंछ और रजौरी बेल्ट है पूरा, एटलीस्ट ये जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम है। ठीक। और इस्लाम इन चीज़ों को कैटेगोरिकली मना करता है कि आप इन चीज़ों की कंजप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हार्मफुल है सोसाइटी के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी। ठीक है। और इस्लाम का मरकज़ ही मस्जिद है, इस्लाम का मरकज़ ही मदारिस है, जहाँ से उलमा तैयार होते हैं, स्कॉलर्स तैयार होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिलीजन इतना पर्सनल होता है कि लोग रिलीजन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये सवाल ये पैदा है कि इस चीज़ में हम लोग वीक क्यों हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि एक तो ये है कि जो बाज़ उलमा के यहाँ, क्योंकि 3 ओपिनियन मैंने बताया कि छोटे लेवल की जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं, बाज़ ने उनको मकरूह तंज़ीही कहा है, यानी कि नियर टू हलाल, और बाज़ ने कहा है कि मकरूह तहरीमी नियर टू हराम, और बाज़ ने हराम कहा। तो बहुत से लोगों को ये तासुर भी मिलता है कि यार ये मकरूह तंज़ीही है, ये तो कोई बड़ा गुनाह नहीं है, तो इसको हम कंजप्शन कर लें, सिगरेट पी लें, तंबाकू खा लें। इस चीज़ ने भी फ़रोग दिया। दूसरा, जब ये चीज़ अडॉप्ट हो गई तो कोई तबका बचा नहीं हुआ है इस वक्त जो इसमें इन्वॉल्व ना हो। ठीक। आप मतलब ब्यूरोक्रेट्स को देख लें, ऑफिसर्स को देख लें, है ना, इंटेलेक्चुअल्स को देख लें, हमारा एकेडमिक जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको देख लें, और इवन जो मतलब बाज़ आपको उलमा भी मिलेंगे जो तंबाकू नोशी करते हैं, ठीक है, पान खाते हैं, बहुत से आपको मिलेंगे, गुटखा खाते हैं, ठीक है, और इवन पीर हजरात आपको कई मिलेंगे ऐसे। और बाज़ तो मैंने कई पीर हजरात के बारे में ऐसा सुना है कि जनाब हजरत इतने बाकमाल थे कि वो 4 किलो हुक्का, 4 किलो तंबाकू पिया करते थे। तो इसमें क्या कमाल है, 4 किलो तंबाकू पिया करते थे दिन में। या बाज़ के बारे में जी हजरत जो है वो, उनको इतना जलाल होता था और इतना असरात होते कि वो हकीम खाया करते थे। तो इस्लाम तो सारा तज़किया नफ्स की बात करता है, यानी कि नफ्स की जो वो नेगेटिव इंटेंशंस हैं, हमारी शहवात हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं, उनको कर्ब करना है हमने, उनको रोक के अपने नफ्स को हमने बेटर बनाना है। यानी कि तलब हो रही है गाली बकने की, गाली नहीं बकनी है। तलब हो रही है दूसरे के साथ मतलब कुछ गलत करने की, झगड़ा करने की, नहीं करना है। और तलब हो रही है कि कुछ मैं गलत कंज्यूम करूं तो नहीं करना है। इसी से नफ्स हमारा डेवलप होगा। तो अनफॉर्चुनेटली जब ये चीज़ें अडॉप्ट हो गई तो ये सारे तबके खुद उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो जो तबके मतलब खुद इन्वॉल्व हैं तो ऑब्वियसली वो उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं करता, करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे उलमा इतने संजीदा हैं कि वो जुमे के दिन जो है बयान भी करते हैं। अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉल हुई है वो भी उलमा ने ही की है। ठीक है, उलमा ने ही कहा है कि भाई यहाँ पर जो है शराब नहीं खोली जाएगी, ठीक है, शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी, उलमा ही नहीं की है। लिहाजा उलमा का बहुत बड़ा रोल है। और उलमा का तो मैं कहता हूँ कि जितना रोल एक आलिम दीन मतलब प्ले कर सकता है हमारी सोसाइटी में, या एक रिलीजियस, क्योंकि ये इंडिया है और यहाँ पर आपको पता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग रिलीजियस माइंडेड लोग हैं। तो चाहे पंडित हो, चाहे एक मौलवी साहब हो, आलिम हो, है ना, चाहे वो चर्च के फादर हो, ये लोग बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। क्योंकि इनके पास, बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल हम इस्लाम की बात करें तो एक मौलाना साहब के पास जुमे के दिन पूरी आवाम इकट्ठी होती है, ठीक, जो 2 घंटे उनका खिताब सुनती है। सही, ठीक है। तो मौलाना साहब के पास तो 52 टाइम्स एक साल के अंदर ये चांस आता है कि वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर उम्मत को जो है वो संजीदगी के साथ समझाएं। सही, आज नशे की बात करें, कल किसी और टॉपिक पे बात करें, परसों किसी और टॉपिक पे बात करें। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि उलमा और ये जो हमारे रिलीजियस माइंडेड लोग होते हैं जितने भी, खासतौर से ये सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इनको एक खास रुतबा दिया जाता है, लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है जी, लोग इनको आइडियलाइज भी करते हैं, ठीक है। अच्छा खुद सोचें कि अगर किसी पीर साहब को आइडियलाइज किया हुआ है और पीर साहब के जो है वो हजारों मुरीदीन हैं, और पीर साहब के पास जो है वो बच्चे भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं, मर्द भी जाते हैं, औरत भी जाते हैं, और पीर साहब वहां मजमे के अंदर बैठ के हुक्का लगा लेते हैं। आप मुझे बताएं, वो तो सोचेंगे यार ये तो कोई चीज ही नहीं है, तंबाकू डालो पियो, बात खत्म। पीर साहब अगर पान खाते हैं तो वो सोच देंगे यार पीर साहब खा रहे हैं तो हमें खाने में क्या दिक्कत है। बिल्कुल ठीक है जी। तो इसलिए इन लिए लोग बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं अगर करना चाहें। एक पीर साहब अगर अपने मुरीदीन को कहें कि खबरदार आप में से कोई शख्स जो है तंबाकू नोशी नहीं करेगा, अल्लाह के रसूल को ये चीज़ पसंद नहीं है, हमारा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता, खबरदार आप लोगों में से कोई शख्स जो है शराब के करीब नहीं जाएगा। तो जहां पीर की इतनी बातें मानते हैं, उलमा की इतनी बातें मानते हैं, तो वहां लोग ये भी बात भी मानेंगे। लेकिन इसके ऊपर हमें जोर देना पड़ेगा, ऐसे फॉर्मेलिटी से नहीं काम चलेगा, आपको जोर देना पड़ेगा। एक आलिम को पता चला
अच्छा, हमारी मसाजिद की कमेटीज़ होती हैं, हर मस्जिद की कमेटी होती है, और मैं पर्सनली जानता हूँ कि बहुत सारी कमेटी मेंबर्स ऐसे होते हैं जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, ठीक है? तो एक आलिम की ये ड्यूटी होती है कि मेरी मस्जिद की कमेटी के अंदर भी जो बंदा है, वो चेन स्मोकर है सिगरेट का, और उसको 10 साल हो गए मेरी मस्जिद की कमेटी के अंदर, तो मैं 10 साल में क्यों नहीं उसको सिगरेट छुड़वा पाया? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए ये हमारे उलमा हों, खतीब हों, हमारे पीर हजरात हों, या पंडित जी हों मंदिर के, या चर्च में कोई हो, या कोई गुरु हो, ठीक है, गुरुद्वारे में लोग हों, इन सब की ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि इनके पास मजमा बहुत आता है, ठीक। और ये कहीं भी देखे तो पॉइंट आउट कर दें कि बेटा दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है, धर्म भी इसकी इजाज़त नहीं देता, सोसाइटी पे भी इसके बैड इंपैक्ट पड़ते हैं, लिहाजा आप इसको छोड़ दें। तो इस तरह से जब हम मिलकर चलेंगे, सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा माइंडसेट बन जाएगा कि जब बुरी चीज़ों को अडॉप्ट किया जाता है इसी तरह, क्योंकि आइडलाइज की जाती हैं चीज़ें, तो इसी तरह जो आइडल्स होंगे या इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे, है ना, जब वो इन चीज़ों को कंडेम करेंगे तो आस्ता आस्ता मामला ठीक भी हो सकते हैं। मैं समझता हूँ यही इसका सोल्यूशन है। जी जी। हमें पता यही चला कि जब हमारी टीवी स्क्रीन पर बोलो जुबां केसरी की एड्स लगनी बंद हो जाएंगी, जी जब हमारे मसाजिद में, मंदिरों में, चर्च में, गुरुद्वारों में बिल्कुल। ये बातें आम तरीके से की जाएंगी कि ये चीज़ें कंज्यूम करनी ठीक हैं, ये चीज़ें कंज्यूम करनी गलत हैं, इस तरीके से ज़िंदगी बितानी ठीक है, इस तरीके से ज़िंदगी बितानी गलत है। जब हमारे सोशल मीडिया पर हमारे आइडल्स कबीर सिंह की जगह कोई अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग होंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप सब की यहाँ प्रेजेंस का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम उम्मीद करते हैं जब भी हमें ऐसी कोई डिस्कशंस होंगी तो आप फिर हमारे लिए मौजूद रहेंगे। श्योर श्योर इंशाल्लाह। बाकी यही है कि आप ये गुफ्तगू सुन रहे थे, आपने गुफ्तगू सुन ली है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इतने एहतजाज होने के बाद, इतनी डिस्कशंस होने के बाद गवर्नमेंट कम अज़ कम इन शराब की दुकानों को बंद करने का कोई ना कोई फैसला ज़रूर लेगी।